नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट सहयोगियों के साथ की नोटबंदी स्थिति की समीक्षा। लोगों की दिक्कतें कम करने के उपायों पर हुई चर्चा। डिजिटाइजेशन और नकदी रहित कारोबार को बढ़ावा देने पर जोर। नोटबंदी को लेकर देशव्यापी दौरा करेंगे राहुल गांधी। जनता को हो रही परेशानियों का उठाएंगे मुद्दा। 19 और 22 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में रैली। विशेष तौर पर सक्षम लोगों को मिलेंगे ज्यादा अधिकार। राज्यसभा से पारित बिल में 4% आरक्षण का प्रावधान। भेदभाव करने पर कैद और जुर्माना। कांग्रेस की किरण रिजिजू के इस्तीफे की मांग। अरुणाचल पनबिजली प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर संसद में गतिरोध। अरुण जेटली ने खारिज किए आरोप। अमेरिकी फेडरल बैंक ने की मुख्य ब्याज दर में 4.25% की बढ़ोतरी। 10 साल में दूसरी बार बदलाव। अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए कदम। संसद के शीतकालीन सत्र के बाद नोटबंदी की परेशानियों को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरने की तैयारी में है। दिल्ली में कांग्रेस सांसदों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि आधे फीसदी गलत लोगों को पकड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पूरी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने का काम किया है। आम लोगों को नोटबंदी से हो रही परेशानियों को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जल्द ही देशव्यापी दौरे की शुरुआत करेंगे। पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस सांसदों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया, कांग्रेस नोटबंदी से हो रही तकलीफों से सरकार को अवगत कराएगी और स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार पर दबाव भी बनाएगी। राहुल जी इन डेज टू कम will be traveling across the country. He will be reflecting the pain and anguish of the people. Congress members of parliament, Congress leaders, including Congress Vice President, will be reflecting that pain, will be persuading the government, will force the government to ensure that situation returns to normalcy. बैठक में ये भी संकल्प लिया गया कि नोटबंदी से संबंधित मुद्दों को संसद के पटल पर उठाया जाए और प्रधानमंत्री से संसद के पटल पर ही जवाब मांगा जाए। एक तरफ प्रधानमंत्री जी होंगे, एक तरफ राहुल गांधी जी और विपक्ष होगा। जो सारे खुलासे हैं, नोटबंदी के षड्यंत्र के जो सारे रहस्य हैं, नोटबंदी के घोटाले की जो सारी परतें हैं, वो संसद के पटल पर खोली जाएंगी। प्रधानमंत्री जी अगर सही हैं तो जवाब दे दें। 300 से अधिक सांसदों वाली पार्टी संसद को पीठ दिखाकर क्यों भाग रही है, इस बात का जवाब मोदी जी को, देश को देना पड़ेगा। इसी मुद्दे पर कांग्रेस उपाध्यक्ष 19 और 22 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में रैली करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी सत्यदेव त्रिपाठी ने बताया कि राहुल गांधी 19 दिसंबर को जौनपुर और 22 दिसंबर को बहराइच में जनसभा को संबोधित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इससे पहले नोटबंदी के खिलाफ एकजुट विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कल गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके पास प्रधानमंत्री के निजी भ्रष्टाचार की सूचना है, इसलिए उन्हें लोकसभा में बोलने से रोका जा रहा है। इन दलों का आरोप था कि संसदीय इतिहास में पहली बार सरकार कार्यवाही में अवरोध डाल रही है। नोटबंदी के खिलाफ विरोध तेज करते हुए कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संसद परिसर में विपक्षी नेताओं की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार का सीधा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो जानकारी है उससे प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, इसलिए मुझे सदन में बोलने से रोका जा रहा है। प्रधानमंत्री के बारे में भ्रष्टाचार का पर्सनल इंफॉर्मेशन हम सब के पास है। हम उसको रखना चाहते हैं। हमें प्रधानमंत्री रखने नहीं दे रहे हैं। लोकसभा में हमें बात करने दीजिए, हम सब दिखा देंगे। टीएमसी, सीपीएम और एनसीपी के नेताओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी। इन नेताओं ने विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार विपक्ष के सवालों से भाग रही है। We cannot understand why so arrogancy on the part of the government. The voice of the opposition is going to be dagged, and
parliamentary democratic system is now going under threat. It's very clear they are not ready to answer to any of the questions of the opposition or of the people. That is why he is running away from the parliament. Exactly. It means that he is running away from the people. हमेशा ये होता था कि अपोजिशन की तरफ से इश्यूज उठाए जाते थे और सरकार कोशिश करती थी कि सदन चले, लेकिन यहाँ पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से ये प्रयास हो रहा है, ये साजिश हो रही है कि किसी तरह हाउस नहीं चलना चाहिए। उधर कोलकाता में टीएमसी विधायकों ने विधानसभा से रिजर्व बैंक कार्यालय तक मार्च निकाला और वहां धरना दिया। वहीं केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ गठबंधन ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी पहुंचे। यूडीएफ नेताओं ने आरोप लगाया कि नोटबंदी से केरल की अर्थव्यवस्था तबाह होने की कगार पर पहुंच गई है। विशाल दहिया के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने राहुल गांधी के आरोपों को पूरी तरह झूठा करार दिया। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि अगर सबूत हैं तो राहुल 20 दिन से चुप क्यों हैं। बीजेपी ने भी स्टिंग का मुद्दा उठाया और कहा कि विपक्षी दलों के काले कारनामे सामने आ चुके हैं। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बयान उनकी हताशा को दिखाता है। उन्होंने कहा कि सरकार पहले दिन से चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष नियमों का हवाला देकर इससे भाग रहा है। कुछ भी जानकारी होता तो वो 20 दिन पहले कह चुका होता, हर दिन कह चुका होता, किसी नियम के तहत कह चुका होता। यानी नियम का बहाना बनाते हुए बहस रोकने वाले क्या सबूत होगा। उधर बीजेपी ने निजी टीवी चैनल के स्टिंग को लेकर कांग्रेस समेत समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और एनसीपी से माफी की मांग की है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस स्टिंग ने इन पार्टियों का असली चेहरा सामने ला दिया है। सवाल वो नहीं है, सवाल नैतिकता का है कि ये पार्टियां अब किस मुंह से खड़े हैं लोगों के सामने। एआईसीसी का क्या दबदबा था पहले, एआईसीसी का क्या नाम था, क्या इज्जत थी, आज ये काले धन को सफेद करने वाली एजेंसी बन गई, ऑल इंडिया करेंसी कॉन्ड्यूट। स्टिंग में कुछ विपक्षी दलों के नेताओं को कथित तौर पर कमीशन के बदले पुराने नोट बदलने की बात करते हुए दिखाया गया है। स्टिंग के बाद बीएसपी ने गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र जाटव को निकाल दिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कड़ी कार्रवाई की बात कही है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचार और काले धन से लड़ाई उनके एजेंडे में सबसे ऊपर है। कुआलालंपुर में एक सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन की तरफ बढ़ना बड़ा आर्थिक बदलाव है। Cleaning the system from black money and corruption is very, very high on my agenda. This goes closely after digitization and introduction of GST. नोटबंदी को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। प्रणब गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के फैसले की कैबिनेट सहयोगियों के साथ समीक्षा की और नकद रहित लेन देन के लिए डिजिटलीकरण को गति देने के उपायों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री बुधवार शाम केंद्रीय कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद इस मुद्दे पर चर्चा हुई, क्योंकि ये मुद्दा एजेंडे में नहीं था। पीटीआई के मुताबिक बैठक में मुख्य जोर डिजिटलीकरण पर रहा। बताया गया कि डिजिटल वॉलेट सेवा जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सरकार डिजिटल भुगतान के दायरे का विस्तार करना चाहती है ताकि ये मेट्रो स्टेशन और पेट्रोल पंप जैसे अधिक स्थानों पर स्वीकार किया जा सके। भारत को बिना नकदी वाली अर्थव्यवस्था में तब्दील करने के तरीकों का अध्ययन करने के लिए सचिवों की 3 सदस्यीय समिति पहले ही गठित की जा चुकी है। केंद्रीय कैबिनेट ने मुख्य बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2016 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक मुख्य बंदरगाह न्यास अधिनियम 1963 का स्थान लेगा। नए विधेयक में प्रमुख बंदरगाहों को निर्णय लेने और कामकाज की क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने की स्वायत्तता देने का प्रावधान है। कैबिनेट ने ग्रामीण विकास मंत्रालय और एफएओ के बीच एमओयू को भी मंजूरी दे दी है ताकि भारत में शोध और विकास कार्यक्रमों में सुधार किया जा सके। इसके अलावा कैबिनेट ने भारत और नाइजीरिया के बीच वायु सेवा संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने का भी अनुमोदन कर दिया है। साथ ही यूएस लैंड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा के इस्तेमाल में सहयोग के लिए इसरो और यूएसजीएस के बीच हुए समझौते को मंजूरी मिल गई है।
सरकार ने आईटी रिटर्न में संशोधन के प्रावधान का दुरुपयोग करने पर नजर बनाई हुई है और इसमें बड़ा बदलाव होने पर जांच और दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। इधर जांच एजेंसियों के छापे में बड़ी संख्या में कैश जब्त किए जा रहे हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, पणजी और बेंगलुरु से 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश पकड़ा गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आईटी रिटर्न में संशोधन के प्रावधान के दुरुपयोग पर करदाताओं को कड़ी चेतावनी दी है। बोर्ड का कहना है कि जो लोग आय में संशोधन के लिए फॉर्म में भारी बदलाव करते हैं, उन्हें जांच और दंडनीय कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अगर टैक्स पेयर्स की इनकम और जमा पूंजी पहले कम थी और नोटबंदी के बाद अचानक उसमें बढ़ोतरी नजर आई तो जांच हो सकती है। साथ ही इनकम, कैश इन हैंड और प्रॉफिट में बड़ा बदलाव दिखा तो उसकी जांच की जाएगी और गड़बड़ी पाए जाने पर जुर्माना भी लग सकता है। इनकम टैक्स के सेक्शन 139(5) के तहत कोई भी व्यक्ति अपने रिटर्न में गलती को सुधार सकता है। इधर नोटबंदी के बाद काले धन को सफेद करने वालों के खिलाफ आयकर विभाग, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और पुलिस की छापेमारी जारी है। बुधवार को 4 जगहों से बड़ी मात्रा में नए पुराने नोटों की बरामदगी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज चंडीगढ़ में एक व्यापारी के ठिकानों पर छापेमारी कर 2 करोड़ 19 लाख रुपए जब्त किए हैं। 69,35,500 रुपीज नई करेंसी के और 1.5 करोड़ रुपए पुरानी करेंसी के नोट सीज किए थे। इंदरपाल महाजन को गिरफ्तार किया और इसमें अननोन बैंक ऑफिशियल्स और अदर्स के खिलाफ अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। वहीं दिल्ली के एक होटल से 3 करोड़ 25 लाख रुपए पकड़े गए हैं। आयकर विभाग ने बेंगलुरु से 2 करोड़ 25 लाख रुपए के नए नोट जब्त किए। गोवा के पणजी से 68 लाख के नए नोट बरामद किए गए। वहीं सीआईएसएफ के डीजी ने कहा है कि नोटबंदी के बाद से देश के विभिन्न एयरपोर्ट पर मुसाफिरों से 70 करोड़ से ज्यादा का कैश और 170 किलो सोना जब्त किया गया है। पिछले 15 दिनों में ही देश के कई हिस्सों में 250 करोड़ से ज्यादा रुपए जब्त किए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी से रबी की फसल की बुआई पर असर पड़ सकता है। किसानों को बीज और खाद के लिए पैसे मिलने में दिक्कत हो रही है। ओडिशा के ग्रामीण इलाकों में किसानों की हालत पर राज्यसभा टीवी की खास रिपोर्ट। पुरी जिले की श्री रामचंद्र पंचायत में एसबीआई का ग्राहक सेवा केंद्र 60 गांवों की आबादी के लिए है। लोग 15 से 20 किलोमीटर का सफर तय कर यहां पहुंचते हैं। नोटबंदी के बाद यहां जमा और निकासी की सीमा तय कर दी गई है। नोटबंदी के बाद 8 तारीख के बाद 2,500 का लिमिट है। 2,500 डिपॉजिट कर सकते हैं, 2,500 विड्रॉ भी कर सकते हैं। अच्छा, जमा भी सिर्फ 2,500। गांव के डाकघर में भी आसपास के 20 गांवों के लोगों के बचत खाते हैं, लेकिन यहां से पैसा निकालने के लिए काफी इंतजार करना पड़ता है। जरूरत होते है हमें साखियोबाड़ अकाउंट ऑफिस में कैश मगाऊ। तो वहां से जाके हाँ ना अकाउंट हमारा बैग राउस कैश बैग रनर नहीं राउस डाका रनर नहीं राउस। गांव की सहकारी समिति के कार्यालय पर ताला लगा है। नोटबंदी के बाद सहकारी समिति के पास कोई काम नहीं है। ना तो समिति किसानों की फसल खरीद पा रही है और ना ही कर्ज दे पा रही है। धान नेले से हमको पैसा ठीक से दौना से नेबे को मासे नेबे केबे पैसा छाड़िबे ता भी ठीक रहउनी। कितने महीने बाद पैसा मिलेगा अभी पता नहीं है। पता नहीं क्या होता, 3 महीना होता, 5 महीना होता, 7 महीना होता। नोटबंदी हो गया तो इस लोन नहीं मिलता है। लोन बोलता है कि जनवरी फरवरी महीना में तुमको लोन मिलेगा। अभी हमारा खेत को अभी जो रबी फसल होगा हमको अभी चाहिए। ओडिशा में 55 लाख से ज्यादा किसान परिवार हैं। राज्य सरकार के अनुसार गांव देहात की लगभग आधी आबादी की बैंकों तक पहुंच नहीं है। सरकार बैंक मित्रों के सहारे इस आबादी तक पैसा पहुंचाने का दावा कर रही है, लेकिन ये काम बेहद मुश्किल है। सहकारी समितियां नोटबंदी के बाद किसानों को ऋण उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं और उड़ीसा सरकार ने ये आशंका जाहिर की है विधानसभा में खड़े होकर कि नोटबंदी की वजह से इस बार किसानों पर बुरी तरह से असर पड़ सकता है और जो फसल है उसकी बुआई कम हो सकती है। कैमरामैन सरोज दास के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, श्री रामचंद्रपुर पंचायत, पुरी जिला, ओडिशा। और आप बने रहे हमारे साथ, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद
राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है चार चांद। संसद के दोनों सदनों में गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू पर भ्रष्टाचार के आरोप का कल मुद्दा उठा। इसके चलते सदन की कार्यवाही बाधित हुई। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल रिजिजू के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रिजिजू के ऊपर लगे आरोपों को फर्जी बताते हुए खारिज किया है। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप का मामला उठाया, लेकिन उपसभापति पीजे कुरियन ने उनकी इस मांग को नियम के तहत नहीं उठाने पर खारिज कर दिया। In a power project, there has been a vigilance report of fraud and corruption. No. And this is the power project, sir, of 600 megawatts Kamen hydroelectric project. Listen. Rule 238A. The member making the allegation has given previous intimation to the chairman and also to the minister concerned, so that the minister may be able to make an investigate. इस बीच नेता सदन अरुण जेटली ने गृह राज्य मंत्री पर लगे आरोपों का खंडन किया। Let him raise the issue and let him wait for my reply on the issue. We've examined every fact. The allegation made by the Congress party is totally false and fabricated. There is no allegation whatsoever. इसके बाद सदन में अवरोध शुरू हो गया, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में भी कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट समेत कई विपक्षी दलों ने किरण रिजिजू के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को सदन में उठाया। अवरोध के चलते प्रश्नकाल की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने किरण रिजिजू का बचाव किया है। पेमेंट में ना गृह मंत्री किरण रिजिजू का कोई हाथ था। उनकी चिट्ठी 9 नवंबर को लिखी गई। 19 अक्टूबर को उस अधिकारी ने पेमेंट रिलीज करने का आदेश दिया और 4 नवंबर को पेमेंट रिलीज हुई। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस का खुद का पर्दाफाश हो गया। वहीं वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी ने कहा है कि अगर किरण रिजिजू इस्तीफा नहीं देंगे तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ये ट्रांसपोर्ट हुए बोल्डर स्कूटरों के ऊपर सभी कितनी भी इनकी हैं, कुछ ना कुछ तो है। रिपोर्ट पढ़ के ही देख लें। और इतनी लंबी चिट्ठी लिखी इन्होंने पैसा रिलीज करवाने के लिए। अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजना के निर्माण में बड़े पैमाने में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू की ओर से ऊर्जा मंत्रालय को बकाये बिल का पेमेंट जारी करने के लिए चिट्ठी लिखी गई थी। विपक्ष इस मामले में किरण रिजिजू के इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। विशाल दहिया के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में कल निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2014 सर्वसम्मति से पारित हो गया। नए विधेयक में दिव्यांगों के प्रकार 7 से बढ़ाकर 21 किए गए हैं। कानून का उल्लंघन करने पर कड़े दंड का प्रावधान भी किया गया है। इस विधेयक के पारित होने से 2.5 करोड़ से ज्यादा दिव्यांगों को फायदा मिल सकेगा। सदन में दिव्यांगों से जुड़ा विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया। विधेयक दिव्यांगों के अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के मुताबिक है। जो सुनते नहीं है, बोलते नहीं है, उनकी शिक्षा के लिए एक संस्थान स्थापित किया है। और इस विधेयक में अनेक ऐसी विशेषताएं हैं, अनेक ऐसे प्रावधान हैं जो निःशक्त जनों को सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर करने में सफलता प्राप्त करेगी। निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2014 में कई प्रावधानों को मंजूरी दी गई है। इसमें दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण 3 से बढ़ाकर 4% किया गया है। इसके अलावा नए विधेयक में दिव्यांगों के प्रकार 7 से बढ़ाकर 21 किया गया है। श्रेणी में साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी, लेप्रेसी, ऑटिज्म, मेंटल इलनेस, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पैलिसी जैसी गंभीर बीमारियों को रखा गया है। इसके अलावा इस बिल में एसिड अटैक के शिकार बने लोगों, खासकर महिलाओं को भी जगह दी गई है। कानून के उल्लंघन पर 2 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना लगाने का भी प्रावधान बिल में है। दलगत राजनीति से उठकर सभी दलों के सांसदों ने इसका समर्थन किया। I just have 2 points to make. Firstly, the percentage of reservations 4%. Please see that they are filled, because reservations कागज पे हैं, लेकिन वास्तविकता अगर आप देखेंगे मुझे लगता है they are never filled adequately. Will the minister assure the House that those reservations will in fact be filled? जो सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है वो सीएमओ पास जाएगा, तमाम जगह जो सर्टिफिकेट बनवाने जाएगा
उस चीज़ को भी आप देख लीजिए, उसमें बड़ी परेशानी उसको होती है। तो आपको और कोई मैकेनिक ऐसी कर दीजिए जिससे डिसेबल्ड पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ न उठानी पड़े। हमारी पार्टी इस बिल का पूर्ण रूप से समर्थन करती, खाली ये कहना चाहती है कि इस रिजर्वेशन को जो आपने इसमें दिया है इसको आप लागू करिए, इसमें लोगों को मजबूर होकर के कोर्ट न जाना पड़े, क्योंकि कई PILs हमने अपने नाम से खुद की थी कि रिजर्वेशन इनका जो है उनको दिया जाए। सितंबर 2014 में ये बिल स्थायी समिति के पास भेजा गया था। इसमें 82 सुझाव दिए गए थे, जिसमें से 59 को बिल में शामिल किया गया है। राज्यसभा से पारित होकर इस बिल को अब लोकसभा में पेश किया जाएगा। नया विधेयक अब पुराने डिसेबिलिटी एक्ट 1995 की जगह लेगा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि आतंकवादियों, पथराव करने वालों और उनके परिवार में फर्क करना होगा। सभी को संदेह भरी नजर से नहीं देखा जा सकता है। उन्होंने बुरहान वानी के भाई खालिद की मुठभेड़ में मौत के एवज में परिवार को मुआवजा देने के फैसले पर यह बात कही। महबूबा मुफ्ती ने सुरक्षा बलों को संयम बरतने और पैलेट गन के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल में घाटी में अशांति के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल प्रयोग करना जरूरी था, लेकिन अब हालात में सुधार हो रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनों पर काबू पाने के लिए पैलेट गन का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इसका इस्तेमाल सोच समझकर होना चाहिए। शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया है और पैलेट गन के ज्यादा उपयोग पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने केंद्र से पैलेट गन का विकल्प खोजने के लिए बनाई गई विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट भी मांगी है। लापता छात्र नजीब अहमद की खोज के लिए JNU परिसर की तलाशी होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कल यह आदेश दिया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वो खोजी कुत्तों की मदद से JNU कैंपस के हॉस्टल, क्लासरूम और छतों को तलाशें। कोर्ट ने JNU प्रशासन और JNU स्टूडेंट यूनियन से 2 दिन में ये हलफनामा भी मांगा है कि उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर पुलिस जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की तलाशी भी ले सकती है। पुलिस ने कहा है कि वो नजीब की तलाशी के लिए तुरंत सभी कदम उठाए। नजीब के परिजनों की याचिका पर यह आदेश आया है। नजीब करीब 2 महीने से लापता है। वहीं JNU छात्रों ने कल नजीब की तलाशी में देरी के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनी हुई सरकार के पास कुछ शक्तियां होनी चाहिए, नहीं तो वो काम नहीं कर पाएंगी। कोर्ट ने मामले में फैसला जल्द करने की बात कहते हुए 18 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की है, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम आदेश जारी कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल को दिल्ली का प्रशासनिक प्रमुख बताया था और दिल्ली सरकार के फैसले पर उनकी सहमति को जरूरी बताया था, जिसे दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को ड्रग्स और शराब के प्रभाव से बचाने के लिए केंद्र सरकार को नेशनल एक्शन प्लान बनाने को कहा है। इसके साथ ही केंद्र सरकार को 4 महीने के भीतर ड्रग्स के शिकार बच्चों को लेकर राष्ट्रीय सर्वे करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूली बच्चों में ड्रग्स और शराब की लत को बेहद गंभीर मसला बताया है। कोर्ट ने बच्चों को ड्रग्स और शराब के प्रभाव से बचाने के लिए केंद्र से 6 महीने के भीतर नेशनल एक्शन प्लान बनाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने ड्रग्स लेने वाले बच्चों की संख्या को लेकर राष्ट्रीय सर्वे करने का भी निर्देश दिया है। सर्वे का काम 4 महीने में पूरा करना होगा। गवर्नमेंट को कहा कि ये इतना सीरियस मैटर है कि आप इसको यू कैन नॉट ब्रश इट अंडर द कारपेट, आप इसको दबा नहीं सकते, इसके ऊपर एक्शन प्लान बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है नेशनल एक्शन प्लान बनाया जाए। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के NGO बचपन बचाओ आंदोलन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र से सभी स्कूलों में ड्रग्स की जानकारी को पाठ्यक्रम में शामिल करने का विचार करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने माना कि लत लग जाने के बाद बच्चों को ड्रग्स का तस्कर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। स्कूल के बच्चों में ड्रग्स बड़ी प्रेवलेंट की जा रही है। हमने इस पिटीशन में पंजाब के स्कूलों के प्रेस न्यूज़ लगाई थी और यहाँ पे कहा था कि मीडिया के मुताबिक बॉर्डर एरिया में एक स्कूल में ही 30 बच्चे ड्रग एडिक्ट हैं और ड्रग पैडलर यूज़ किए जाते हैं। याचिका में कहा गया है कि देश भर में करोड़ों बच्चे नशे के शिकार हैं और सरकार इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर जिले में बच्चों के लिए डी एडिक्शन सेंटर शुरू किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने मुख्य ब्याज दर में 0.25% की बढ़ोतरी की है। फेडरल बैंक ने पिछले
10 साल में ब्याज दर दूसरी बार बढ़ाई है। इससे पहले पिछले साल इसमें बढ़ोतरी की गई थी। बैंक के चेयरमैन जेनेट येलन ने कहा कि मौजूदा आर्थिक माहौल में अनिश्चितता बनी हुई है, इसलिए ब्याज दर में बढ़ोतरी की गई है। फेडरल बैंक के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में रोजगार सूचकांक में सुधार हुआ है और कई लोगों को नौकरियां भी मिली हैं। जानकारों का मानना है कि ब्याज दरें बढ़ने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी। Today, the Federal Open Market Committee decided to raise the target range for the federal funds rate by 1/4 percentage point, bringing it to 1/2 to 3/4%. In doing so, my colleagues and I are recognizing the considerable progress the economy has made toward our dual objectives of maximum employment and price stability. पेप्सिको की चेयरमैन इंदिरा नूई का डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक सलाहकार समिति में उन्हें शामिल किया गया है। नूई आर्थिक एजेंडे को लागू करने में सहयोग करेंगी। ट्रंप की ट्रांजिशन टीम के मुताबिक समिति के सदस्य सरकार की नीति, रोजगार सृजन और उत्पादकता के संबंध में अपनी राय देंगे। नूई राष्ट्रपति की 19 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार समिति में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय अमेरिकी एग्जीक्यूटिव है। सीरिया के पूर्वी अलेप्पो शहर में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में फंसे लोगों को निकालने के लिए नए समझौते का ऐलान किया गया है। विद्रोही गुटों ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि आम लोग और विद्रोही लड़ाकों के गुरुवार तड़के से बाहर निकालने की संभावना है। इसके पहले मंगलवार को हुआ समझौता संघर्ष विराम के उल्लंघन के चलते टूट गया था। सीरिया सरकार से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक 15,000 आम लोगों को बाहर निकालने की इजाजत दी जाएगी। बात खेलों की। ओलंपिक रजत पदक विजेता सिंधु ने दुबई में वर्ल्ड सुपर सीरीज फाइनल्स में जीत के साथ शुरुआत की है। सिंधु ने जापान की अकाने यामागुची को हराकर अपने पहले मैच में जीत दर्ज की। बुधवार को पीवी सिंधु ने यामागुची को 12-21, 21, 18, 21, 15 से हराया। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट सहयोगियों के साथ की नोटबंदी स्थिति की समीक्षा, लोगों की दिक्कतें कम करने के उपायों पर चर्चा, डिजिटाइजेशन और नकदी रहित कारोबार को बढ़ावा देने पर जोर। नोटबंदी को लेकर देशव्यापी दौरा करेंगे राहुल गांधी। जनता को हो रही परेशानियों का उठाएंगे मुद्दा। 19 और 22 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में रैली। विशेष तौर पर सक्षम लोगों को मिलेंगे ज्यादा अधिकार। राज्यसभा से पारित बिल में 4% आरक्षण का प्रावधान, भेदभाव करने पर कैद और जुर्माना। कांग्रेस की किरण रिजिजू के इस्तीफे की मांग। अरुणाचल पनबिजली प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर संसद में गतिरोध। अरुण जेटली ने खारिज किया आरोप। अमेरिकी फेडरल बैंक ने की मुख्य ब्याज दर में 0.25% की बढ़ोतरी। 10 साल में दूसरी बार बदलाव, अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए कदम। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए विशेष। नमस्कार।